हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने पहली वीडियो में बताया है कि मैंने इंट्रोडक्शन बनाया में चैप्टर वाइज यूनिट। पहली यूनिट है, यूनिट आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। इसके अंदर 4 चैप्टर्स आते हैं, तो हम चैप्टर वाइज कवर करते हुए चलेंगे। तो चलते हैं, आज स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहला चैप्टर, चैप्टर 1, जिसे कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। ओके, तो इसमें सबसे पहले जो स्टार्ट कर रहे हैं, आप लोग कॉपी पेन हाथ में लेकर के बैठें, साथ साथ लिखते हुए चलें, अपनी फेयर कॉपी बनाते हुए चलें। समझ में आ रहा है ना? चलिए, तो सबसे पहली हेडिंग बनाते हैं हम। तो सबसे पहली हेडिंग है आपकी, जैसा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है तो इसी को बनाते हैं। पहली हेडिंग, स्थिर वैद्युत विज्ञान। स्थिर वैद्युत विज्ञान। वैद्युत विज्ञान, ये स्थिर वैद्युत विज्ञान किसे कहते हैं? मैंने पहले बताया था कि जिसमें आवेश स्थिर रहता है उसे क्या कहते हैं? स्थिर वैद्युत विज्ञान कहते हैं। तो मैं बोल रहा हूँ, आप लिखते हुए चलना। मैं बोल रहा हूँ, आप लिखते हुए चलना। भौतिक विज्ञान की वह शाखा, जैसे यहाँ पर लिखोगे आप लोग, ऐसे लिखते हुए चलना। पहले हेडिंग बना लो, फिर उसमें लिखते हुए चलना। भौतिक विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करें, हम ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करें जिन पर आवेश स्थिर रहता है, जिन पर आवेश स्थिर रहता है, स्थिर रहता है, स्थिर वैद्युत विज्ञान कहलाती है। स्थिर वैद्युत विज्ञान कहलाती है। स्थिर वैद्युत विज्ञान कहलाती है, ठीक है ना? तो स्थिर वैद्युत विज्ञान कहलाती है। तो सबसे पहले यही चीज। चलिए, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो इसमें एक मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर आता है कि आवेश क्या होता है। तो आवेश से पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आवेश का जन्म कैसे हुआ था, आवेश के बारे में हमें पता कैसे चला था। तो सबसे पहले एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे जिसका नाम था थेल्स। प्रसिद्ध दार्शनिक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था थेल्स। तो थेल्स ने क्या किया था? थेल्स ने एक अंबर नामक पदार्थ को रगड़ा था। और अंबर नामक पदार्थ को रगड़ा था, तो रगड़ने से उन्होंने देखा कि उसके अंदर एक छोटी छोटी वस्तुओं को आकर्षण करने का गुण आ जाता है। छोटी छोटी वस्तुओं को आकर्षण करने का गुण आ जाता है। तो उन्होंने पता लगाया कि इसमें कुछ न कुछ तो है। ये क्या चीज है, क्या हो रहा है, ये आपस में ऐसे क्यों खिंच रहे हैं? तो जैसे आपने एक एग्जांपल, जैसे आपने कभी कॉम लिया हो, कंघा होता है, या फिर कोई लकड़ी होती है, पेन होता है ना, कोई पेन होता है, पेन को बाल में रगड़ करके, और हम कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को या फिर धूल के छोटे छोटे टुकड़ों के पास लेके जाते हैं, तो उस पेन से वो चिपक जाते हैं। उस पेन से वो धूल के कण, कागज के कण क्या हो जाते हैं? चिपक जाते हैं। तो सीधी सी बात है, जब हमने उसको बालों से रगड़ा, बालों से रगड़ने से धूल के छोटे छोटे कण उससे चिपक गई। तो उसने क्या कर लिया था? रगड़ने से जो पेन है वो आवेशित हुआ है, रगड़ने से जो पेन है वो आवेशित हुआ है, उसके अंतर्गत एक आकर्षण करने की क्षमता जनरेट हो गई। एक आकर्षण करने की क्षमता क्या हो गई? जनरेट हो गई। जो ये आकर्षण करने की क्षमता जनरेट हो जाती है, इसी को हम कहते हैं वैद्युतमय, कि पदार्थ वैद्युतमय हो गया। पदार्थ क्या हो गया? वैद्युतमय हो गया। अब ये आकर्षण करने की क्षमता कैसे जनरेट हुई? तो हमने रगड़ा था घर्षण के द्वारा। कैसे जनरेट हुई? घर्षण के द्वारा। तो अगर हम बात करें कि आवेश कैसे निकल रहा है, तो पहली विधि क्या हो गई कि आवेश को घर्षण के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। आवेश को घर्षण के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। एक बार फिर से, तो एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे थेल्स, जिन्होंने एक अंबर नामक पदार्थ को रगड़ा था।
अंबर नामक पदार्थ को रगड़ा था, और अंबर नामक पदार्थ को रगड़ने उन्होंने क्या पाया कि उस वस्तु के अंदर आकर्षण करने का गुण जनरेट हो जाता है। आकर्षण करने का क्या हो जाता है? गुण जनरेट हो जाता है। इसी प्रकार हमने एक एग्जाम्पल बताया कि आप लोग पेन लेते हो और पेन को रगड़ते हो, पेन को क्या करते हो? रगड़ते हैं, तो उसके अंदर भी कौन सा गुण जनरेट हो जाता है? आकर्षण का गुण जनरेट हो जाता है। ठीक है ना। अब आकर्षण का गुण जनरेट हो जाता है तो ये क्या चीज है? तो मैं कुछ दो एग्जांपल्स लेता हूं, तो देखते हैं। पहले एग्जांपल्स में क्या है कि हम लोग कांच की छड़ लेते हैं। एक किसकी छड़ लेते हैं? कांच की छड़। चलिए मैं इससे लिख देता हूं, कांच की छड़। कांच की छड़ को हम रिप्रेजेंट करते हैं जी से कांच की छड़। दूसरी हम लेते हैं आबनूस की छड़। दूसरी हम क्या लेते हैं? आबनूस की छड़। जब कांच की छड़ को हम रेशम से रगड़ते हैं, किससे रगड़ते हैं? रेशम से, मैंने कहा रगड़ने से, है ना। अभी हम रगड़ेंगे, तो कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं, और आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं। किससे रगड़ते हैं? बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं। तो कांच की छड़, हमने दो छड़ ली और दोनों छड़ों को हमने क्या कर लिया? धागे से बांध लिया। एक छड़ का नाम कांच की छड़ है जिसका नाम दे दिया जीवन, और एक दूसरी छड़ कांच की छड़ है जिसका नाम दे दिया G2। जब इनको रेशम से रगड़ा तो इनको पास लेकर के आए, एक दूसरे के पास लेकर के आए, तो इनके अंदर क्या हुआ कि ये एक दूसरे से दूर हटने लगी। दूर हटने लगी। ये दूर हटने लगी, तो हम जब दूर हटती हैं तो हमें पता होता है कि उनके बीच कौन सा बल लगता है? प्रतिकर्षण बल। कौन सा बल लगता है? प्रतिकर्षण बल। दिखाई दे रहा है? चलिए, कौन सा बल लगता है? प्रतिकर्षण बल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जब कांच की छड़ को हम रेशम से रगड़ रहे हैं, रगड़ करके दोनों छड़ रगड़ी हमने और धागे से बांधते, और अब एक छड़ को दूसरी छड़ के पास लेके जाते हैं, तो वो छड़ से क्या होने लगती हैं? दूर हटने लगती हैं। और दूर हटने लगती हैं तो हम समझते हैं कि उसके बीच कौन सा बल है? प्रतिकर्षण बल है। समझ में आ रहा है? इसी प्रकार दूसरी छड़, आबनूस की छड़ और बिल्ली की खाल, तो ऐसा ही करते हैं। एक आबनूस की छड़ को हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं A1 से, और एक दूसरी आबनूस की छड़ लेते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं A2 से। ये भी आबनूस की छड़ है, ये भी आबनूस की छड़ है। जब आबनूस की छड़ को इसके बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं, आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं, तो ये भी आवेशित होती है। वही रगड़ने से तो आवेशित हो रही है। अभी बताया मैंने अंबर नामक पदार्थ को, पेन को। ठीक है ना। इसी प्रकार दूसरी आबनूस की छड़ को हम बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं। जब हम इन दोनों को एक दूसरे के पास लेकर के आते हैं, कैसे लेके आते हैं? पास लेकर के आते हैं, तो हमने देखा कि ये दोनों भी एक दूसरे से दूर हट रही हैं। ये दोनों भी एक दूसरे से क्या हो रही हैं? दूर हट रही हैं। तो यहां पर भी क्या हुआ? प्रतिकर्षण बल हुआ। क्या हुआ? यहां पर भी प्रतिकर्षण बल। यहां से एक बात तो स्पष्ट है कि अगर दो समान प्रकार के आवेश हैं, इनमें आवेश जनरेट हुआ होगा, तो इसमें क्या है कि समान प्रकार के आवेश हैं, तो समान प्रकार के जो आवेश हैं उनके बीच कौन सा बल लग रहा है? बताओ। समान प्रकार के आवेश, उनके बीच कौन सा बल? समान प्रकार। अब इसको इसी से रगड़ रहे हैं, फिर द्वारा से दूसरी क्षण को रगड़ रहे हैं, जब दोनों को अपने एक दूसरे के पास लेकर के आ रहे हैं, तो कौन सा बल है? प्रतिकर्षण। तो समान प्रकार के आवेश में प्रतिकर्षण बल जनरेट होता है। इसी प्रकार इधर भी देखें तो इधर भी वही है, प्रतिकर्षण बल जनरेट होता है। तो अगर हम यहाँ पे क्या करें? यहाँ पे लिख सकते हैं हम परंतु अगर हम यहाँ पे देखी जाए तो हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे अगर एक कांच की छड़ इसको ले लेते हैं, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ करके यहाँ पे कांच की छड़ G को ले लेते हैं, एक दूसरी कांच की छड़ दूसरी आबनूस की छड़, इसको हम किसकी लेंगे? आबनूस की छड़। इसको आबनूस की छड़ ले लेते हैं,
इसका नाम दे देते हैं A1। जब हम इन दोनों को पास लेकर के आते हैं, जब हम इन दोनों को, ये धागा है, ये भी धागा है, ये भी सारे, ये सारे के सारे धागे हैं, ठीक है ना। हाँ, तो G1 है कांच की छड़, आबनूस की छड़ A1 है। जब हम इन दोनों को पास लेकर के आते हैं, इन दोनों को पास लेकर के आते हैं, तो हमने देखा कि ये एक दूसरे की ओर खिंचती हैं। क्या होता है, एक दूसरे की ओर खिंच जाती हैं, एक दूसरे की ओर खिंच जाती हैं, खिंच जाती हैं। जब एक दूसरे की ओर खिंच जाती हैं तो वहां पर कौन सा बल लगता है, बताइए, आकर्षण बल। कौन सा बल लगता है, आकर्षण बल। अब ये तो जरूरी नहीं है कि जो आवेश इस पर है वही आवेश इस पर हो सकता है जब एक दूसरे की ओर हो रहे हैं तो इस पर जो आवेश होगा और इस पर जो आवेश हो, इन दोनों पर विपरीत प्रकार के आवेश हो, तो विपरीत प्रकार के आवेशों के बीच ही तो क्या लग रहा है, आकर्षण बल, क्योंकि ये एक ही पदार्थ की तो बनी नहीं है। इसका मतलब जो समान प्रकार का है उसके बीच तो प्रतिकर्षण बल, और जो विपरीत प्रकार का है, जो विपरीत प्रकार का है उसके बीच कौन सा बल, आकर्षण बल। समझ में आया कि नहीं आया। तो इसका कंक्लूजन निकल के आता है, यहां पर हम लिख सकते हैं एनओटी, इन नोट में क्या लिख सकते हैं कि समान प्रकार के आवेशों में, लिख लीजिए, कॉपी पेन लीजिए अपने हाथ में और लिखो, सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण और विपरीत प्रकार के आवेशों में आकर्षण होता है। क्या होता है, आकर्षण होता है। विपरीत प्रकार के आवेशों में क्या होता है, आकर्षण होता है। ये वाली बात समझ में आई कि नहीं, एक बार फिर से देखिए, अगर नहीं समझ में आई तो एक बार फिर से देखिए, वीडियो को पीछे कीजिए, फिर दोबारा से देखिए, ठीक है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। तो सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण होता है, विपरीत प्रकार के आवेशों में आकर्षण होता है। चलिए तो यहां से आगे हमें यह पता चला कि जो आवेश होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, आवेश दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक को क्या बोला जाता है बताइए, एक को बोला जाता है धनावेश और दूसरे को क्या बोला जाता है, ऋण आवेश। दूसरे को बोला जाता है ऋण आवेश। अब धनावेश किसे कहेंगे और ऋण आवेश किसे कहेंगे, तो देखिए, धनावेश उसे कहेंगे जो इलेक्ट्रॉन त्याग, देखो पहले तो आवेश में आवेश वाहक कौन होते हैं, पहले हमें ये चीज समझनी है। तो आवेश वाहक कौन होते हैं, चलो पहले ये बात समझते हैं। आवेश वाहक कौन होते हैं, तो आवेश वाहक कौन होते हैं, तो अब देखिए, हमारे पास कोई एटम है, कोई परमाणु है, उस परमाणु के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन होता है, और प्रोटॉन के चारों तरफ कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन, ये तो पता ही है आपको। अगर हम इसको एनर्जी देते हैं, क्या देते हैं, कोई एनर्जी, और कोई एनर्जी देंगे तो सबसे पहले किसके पास जाएगी एनर्जी, बताइए। सबसे बाहरी कक्षाओं में कौन रहते हैं, इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले एनर्जी किसके पास जाएगी, इलेक्ट्रॉन के पास जाएगी। जब एनर्जी सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के पास जाएगी तो एक कक्षा से दूसरी कक्षा में पलायन कौन करेगा, भाई एनर्जी इसको दे रहे हैं तो पलायन कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन ही करेंगे ना, फ्री कौन होगा, इलेक्ट्रॉन होंगे। तो आवेश वाहक कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, ध्यान रखना, आवेश वाहक कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हमेशा जो करंट फ्लो होता है, वो जो करंट फ्लो होता है या बंद होता है, जो भी होता है, वो किसके कारण होता है, इलेक्ट्रॉनों की वजह से। जहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन है तो वहां पर आवेश का चालन अच्छे से हो जाता है, जहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है वहां पर आवेश का प्रवाह रुक जाता है। तो जो आवेश का प्रवाह है, आवेश वाहक है, वो कौन है, इलेक्ट्रॉन ही है। कहने का मतलब जो भी कुछ होगा, लाइट का आना जाना बंद होना, वहां पर कौन कौन काम करने वाला है, इलेक्ट्रॉन। परमाणु है, परमाणु के अंदर प्रोटॉन होता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन होता है। प्रोटॉन में देखा जाए यहाँ पर कौन है, नाभिक। नाभिक के अंदर देखा जाए तो कौन होता है आपका, न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं।
प्रोटॉन को धनावेशित मानते हैं, इलेक्ट्रॉन को ऋणावेशित मानते हैं। इतना तो पता ही होगा यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को जन एक इलेक्ट्रॉन, इसको 1 E से रिप्रेजेंट करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम क्या होता है, आवेश। इसे कूलाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सी को कूलाम। जो सी सिंबल आएगा, मैं इंग्लिश में लिखा रहा था COULOMB, स्पेलिंग लिखा रहा था मोस्टली इसीलिए लिखा रहा था कि जो आपको सिंबल्स पहचानने में कोई दिक्कत ना हो। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है ना। अच्छा, ये कैसा आवेश होता है, ऋणात्मक आवेश होता है। कैसा आवेश होता है, ये नेगेटिव कर लेना है इसको। और अगर हम एक प्रोटॉन लेते हैं तो एक प्रोटॉन पर प्लस के 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम आवेश होता है। समझ में आ रहा है, चलिए 19 कूलाम आवेश होता है, नोट करते हुए चलना। अब बात आती है कि धनावेशित किसे कहेंगे और ऋणावेशित किसे कहेंगे। चलिए, तो मैं एक बात करता हूं कि दो व्यक्ति हैं। अब ये व्यक्ति है मैन 1, ये व्यक्ति मैन 2, दूसरा, पहला व्यक्ति दूसरा व्यक्ति। अब एक व्यक्ति इसको क्या देता है, कर्ज देता है। अब ये कर्ज लेने जाता है, इसके पास ये कर्ज लेने जाता है, तो एक इसको क्या देता है, कर्ज देता है। तो ये क्या हो जाएगा, ऋणी हो जाए, नहीं हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, धनी। इसके लिए तो धनी हो जाएगा ना, ये धनी हो जाएगा। तो कहने का मतलब इसने त्याग किया है। इसने क्या किया है, त्याग मतलब कुछ पैसे इसको दिए हैं और इसने क्या किया है, ग्रहण किया है। अब एक चीज बताओ, इसकी जगह पर अगर दो कोई पिंड होते या दो कोई बिंदु आवेश होते, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, दो कोई पिंड होते, अगर वो इसको क्या करता, त्याग करता। यहाँ पर क्या करता, त्याग करता। अब पिंड है, अब आवेश पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कहानी किस पर चलेगी, इलेक्ट्रॉन पर। समझ में आ रहा है। अब देखिए, अब ये त्याग कर रहा है, तो ये कुछ इसको ये ग्रहण कर रहा है। ये क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। वास्तव में क्या ग्रहण कर रहा है, बताइए, खुद बोलिए। इलेक्ट्रॉन ही तो ग्रहण कर रहा है भाई, इलेक्ट्रॉन ही ग्रहण कर रहा है। तो बताओ इलेक्ट्रॉन की प्रकृति कैसी होती है, ऋणात्मक। तो वास्तव में ये कैसा हो गया, ऋणावेशित हो गया। कैसा हो गया, ऋण आवेशित हो गया। समझ में आ रहा नहीं आ रहा। और ये कैसा हो गया, इसने त्याग किया है, तो ये क्या हो गया, धन आवेशित हो गया। धन आवेशित, समझ में आ रहा है। ये धनावेशित हो गया, ये ऋणावेशित हो गया। इसका मतलब अगर किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और अगर कोई वस्तु से ग्रहण करती है, तो जो वस्तु ग्रहण कर रही है, जिस पिंड ने उसे ग्रहण किया है, जिस बिंदु आवेश ने उसे ग्रहण किया है, वो तो ऋणावेशित हो गया, और जिसने उसे त्यागा है वो कैसा हो जाता है, धनावेशित हो जाता है। समझ में आ रहा है भाई। इसने क्या, नेगेटिव को त्याग दिया तो कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया। ये इसने नेगेटिव को ग्रहण किया है तो कैसा हो जाएगा, ऋणी हो जाएगा। क्योंकि एक तो जो भी है आवेश तो था, लेकिन इसने नेगेटिव आवेश और ले लिया और कर्ज ले लिया इसने, तो सीधी सी बात है ये कैसा हो जाएगा, ऋणी हो जाएगा। इसी प्रकार आवेश कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। तो एक धनावेशित, दूसरा ऋण आवेश। समझ में आया होगा। इसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज। इसको बोलते हैं नेगेटिव चार्ज। तो ये हो गया नेगेटिव चार्ज। तो आवेश यहाँ से 2 प्रकार के मिले, एक पॉजिटिव चार्ज, दूसरा नेगेटिव चार्ज। और हम देखें यहाँ पर, तो ये हेडिंग वाइज लिखते हैं, तो ये हो गया आपका पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को क्या कहते हैं, पॉजिटिव चार्ज जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागती है, क्या करती है, जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागती है तो उस पर धन आवेश उत्पन्न होता है। धन आवेश उत्पन्न होता है। साथ ही साथ अच्छी तरीके से लिखते हुए चलें, और बाद में जब आप इसको देखोगे तो वीडियो को
एक स्पीड पर 1.5 की स्पीड पर करके एक बार फिर से आपको दोबारा से वीडियो देखनी है और ये आपका पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। ओके, तो इसको कह सकते हैं when any object loss of electron then produced positive charge। क्या बोल सकते हैं? when any object loss of electron, क्या करती है? लॉस होता है, त्यागती है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड या देन प्रोड्यूस्ड, क्या करती है? क्या प्रोड्यूस करेगी वो? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है ना। इसको इंग्लिश में भी लिखना चाहते हो तो इंग्लिश में लिख सकते हो। चलिए, तो पॉजिटिव चार्ज हो गया। जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागती है तो उसे क्या कहते हैं? धन आवेश कहते हैं। दूसरा आता है नेगेटिव चार्ज, ऋण आवेश, नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज, इसमें लिख सकते हैं हम लोग कि जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन क्या करती है? ग्रहण करती है। जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, क्या करती है? ग्रहण करती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? ऋण आवेश कहते हैं। आप लोग लिख लेना, उसे क्या कहते हैं? ऋण आवेश कहते हैं, नेगेटिव चार्ज कहते हैं। तो व्हेन एनी ऑब्जेक्ट, यहां पे लिख सकते हो आप लोग, व्हेन एनी ऑब्जेक्ट गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अभी गेन कर रही है, नहीं क्या कर रही है? अपने पास इकट्ठा कर रही है, तो ये क्या हो जाएगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन देन प्रोड्यूस्ड, क्या करेगी फिर? देन प्रोड्यूस्ड नेगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज? नेगेटिव चार्ज। ओके, चलिए, तो यहां तक ये क्लियर हो गया, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। अब बात करते हैं, फिर दोबारा से वहीं पर आते हैं, ये आवेश क्या होता है। चलिए, तो एक हेडिंग लगाइए, इसको भी लिख लेते हैं अच्छी तरीके से कि आवेश क्या होता है। आवेश क्या होता है? तो आवेश क्या होता है उसको लिखिए। लिखो, किसी पदार्थ का वह गुण जो अपने पदार्थ के इस गुण ऐसे लिखना, किसी पदार्थ का वह गुण जो अपने और यानी अपने चारों तरफ वैद्युत व चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर दे, वह पदार्थ के इस गुण को वैद्युत आवेश कहते हैं। पदार्थ के इस गुण को क्या कहते हैं? वैद्युत आवेश कहते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, किसी पदार्थ का वह गुण जो अपने चारों ओर वैद्युत व चुंबकीय क्षेत्र, कौन सा? वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र क्या कर दे? प्रोड्यूस्ड कर दे, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर दे, तो पदार्थ के इस गुण को वैद्युत आवेश कहते हैं। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। तो आवेश का मात्रक कूलाम होता है। इसे कैपिटल सी द्वारा दर्शाया जाता है। इसका सिंबल क्या होता है? कैपिटल सी। आवेश का मात्रक क्या होगा? कूलाम। इसे एसआई मात्रक है। क्या है ये? एसआई मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। अगर हम इसको देखते हैं सीजीएस में, तो सीजीएस पद्धति में क्या होता है? एसआई इजिकल टू एमकेएस भी होता है। एमकेएस में भी क्या होता है? यही होता है। और भी बताएंगे, एमकेएस में क्यू बराबर आईटी से एम्पियर इनटू सेकंड, वहां पर भी बताएंगे। तो ये क्या है? सीजीएस। तो सीजीएस में क्या होता है? इन सीजीएस सेंटीग्राम सेकंड। इसमें क्या होता है? सेंटीग्राम सेकंड में आवेश का मात्रक, सेंटीग्राम सेकंड में क्या होता है? आवेश का मात्रक क्या होता है? स्टेट कूलाम। ये तो कूलाम है, ये क्या हो जाएगा? स्टेट कूलाम। इसे क्या बोलते हैं? स्टेट कूलाम। अच्छा, ये सीजीएस में है, ये कौन सी में? एसआई में। कौन सी में? एसआई में। तो इन दोनों में कुछ ना कुछ तो रिलेशन होता होगा। तो रिलेशन क्या होता है वो लिखिए। तो 1 कूलाम इज इक्वल टू 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम।
स्टेट कूलम। समझ में आ रहा है ना? आ रहा है तो बोलो हाँ, नहीं आ रहा है तो वीडियो को पीछे कीजिए, फिर दोबारा से देखिए। तो 1 कूलम बराबर क्या होता है? 3 × 10⁹ स्टेट कूलम। ओके, इसकी और भी अदर यूनिट्स होती हैं, ठीक है ना। अगर देखा जाए तो आवेश है, तो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, ठीक है ना। तो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, चलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं, यहीं पे लिख देता हूं मैं। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, दिख रहा है, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, सबसे बड़ा मात्रक। तो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? फैराडे। क्या होता है? फैराडे। बड़ा मात्रक होता है फैराडे। आगे पढ़ेंगे कि फैराडे क्या है। फैराडे साइंटिस्ट है, इसने क्या किया था, जो भी है, तो फैराडे होता है। तो एक फैराडे बराबर 96,500 96,500 कूलाम होते हैं। याद रख लेना इसको। 1 फैराडे बराबर 96,500 कूलाम्स होते हैं। ओके, मैं पहले बता चुका हूं इलेक्ट्रॉन। तो यहां तक 1 फैराडे बराबर 96,500 कूलाम, यहां तक क्लियर हो गया। चलिए, तो अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट हेडिंग बनाते हैं, वो है वैद्युत आवेशों के मूलभूत गुण। अब आवेश के गुण कौन कौन से होते हैं, तो चलिए वो पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हेडिंग बनाते हैं आवेशों के मूलभूत गुण। वैद्युत आवेशों के मूलभूत गुण, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं वो पढ़ते हैं हम लोग। फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं सर फर्स्ट हेडिंग बनाते हैं। तो आकर्षण अथवा, अभी बताया था मैंने, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण। एक तो ये चीज मिली थी हमें, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण। या तो वो आकर्षित कर रहा होगा, कोई पिंड है जिस पर हम आवेश क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो या तो वो आकर्षण कर किसी दूसरी वस्तु के संपर्क में लेके जाएंगे, तो या तो वो आकर्षित करेगा या प्रतिकर्षित करेगा, ठीक है ना। तो इसमें कौन सा गुण होता है? एक आकर्षण और प्रतिकर्षण का गुण होता है, जैसे हम बोलते हैं अट्रैक्शन एंड रेपल, ठीक है। चलिए, तो इसको समझाने की कोई है नहीं, इसमें सजातीय, इसमें लिख सकते हैं आप लोग, सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण होता है और विजातीय आवेशों में आकर्षण होता है। तो सजातीय आवेश जैसे पॉजिटिव चार्ज हो गए, तो पॉजिटिव चार्ज हो गए, तो इसमें क्या होगा बताइए? इसमें होगा प्रतिकर्षण होगा। क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। और नेगेटिव दोनों के देखो कैसे हैं, दोनों सेम प्रकृति हैं, सेम नेचर के हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस का, ये भी माइनस का है, तो इसकी भी क्या हो जाएगा, इसके बीच भी हम यहाँ पर प्रतिकर्षण का बल लगेगा, ठीक है ना। अगर यही क्या होते, अपोजिट होते, एक प्लस का होता दूसरा माइनस का होता, तो क्या हो जाता है यहाँ पे अट्रैक्शन का फोर्स, तो क्या हो जाएगा, आवेश का संरक्षण। तो कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। ये जो नियम है ये क्या कहता है, आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसे एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण किया जा सकता है। हम क्या कर रहे थे, किसी को रगड़ करके क्या कर रहे थे, हम एक रूप से दूसरे रूप पे इलेक्ट्रॉनों का क्या कर रहे थे, स्थानांतरण कर रहे थे। जब वापस से उनको फिर से दोबारा से सटा करके फिर रख देते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं, ठीक है ना। तो सेकंड पॉइंट था हमारा आवेश का संरक्षण, आप लोग लिख लेना। थर्ड पॉइंट क्या है, वैद्युत आवेशों की योज्यता। जी, योज्यता क्या होती है? थर्ड पॉइंट है वैद्युत आवेशों की योज्यता का मतलब होता है योग। अगर किसी वस्तु पर, जैसे बहुत सारे पिंड हैं, एक ये पिंड है, ये दूसरा ये पिंड है, तीसरा ये है, और भी बहुत सारे पिंड हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इस पर मान लेते हैं Q1 आवेश है,
ठीक है, इसको मान लेते हैं Q2 आवेश है, इसको क्या मान लेते हैं Q3, इसको Q4, ऐसे बहुत सारे आवेश मान लेते हैं। कितने आवेश हैं? Qn। ऐसे बहुत तो ऐसे बहुत सारे आवेश हैं। तो वो क्या कह रहा है कि विद्युत आवेशों की योज्यता कह रहा है कि जो टोटल आवेश होगा, जो टोटल आवेश होगा, वो जो टोटल कैपिटल Q जो आवेश होगा, वो इन सभी आवेशों के योग के बराबर होगा। इन सभी आवेशों के योग के बराबर होगा। समझ में आ रहा है ना? वैद्युत आवेशों की जो योज्यता है वो क्या कहती है कि जो टोटल आवेश होगा वो इन सभी आवेशों की योग के बराबर होगा। अर्थात जो कैपिटल Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डॉट 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 Qn तक होगा। जितने पिंड उतना आवेश। ठीक है ना? चलिए फोर्थ पॉइंट आता है आपका आवेश पर वेग का प्रभाव। तो ये क्या आता है? आवेश पर वेग का प्रभाव। और वेग का प्रभाव ये आपने देखा होगा, जैसे ट्रेन चलती है तो ट्रेन जाती है तो ऊपर उसके ट्रेन के ऊपर जो इंजन होता है, ट्रेन का जो इंजन होता है उसके ऊपर एक वायर से जाता है जो ऊपर वाले वायर से सटा हुआ होता है। तो वहां पर क्या होता है, तो वो चलती है तो वहां पर ये देखना है हमें कि जो आवेश है जो उसमें वायर से टच हो रहा है, अगर वो गति कर रहा है तो उससे उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो उससे उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो वही है आवेश पर वेग का प्रभाव। ये वेग का इफेक्ट क्या पड़ता है उस पर, तो इफेक्ट ऑन, ठीक है ना, वेलोसिटी इफेक्ट ऑन चार्ज। चलिए तो इसमें लिख सकते हो आप लोग, किसी वस्तु पर आवेश का वेग पर प्रभाव मतलब वेग पर निर्भर नहीं करता। अगर वेग पर निर्भर करता तो फिर रेलगाड़ी चलती ही नहीं। इसका मतलब इसमें सीधा सीधा लिख सकते हैं किसी वस्तु पर आवेश उसके वेग पर निर्भर नहीं करता है। किसी वस्तु पर आवेश वेग पर निर्भर, ऐसे लिख सकते हैं, वेग पर निर्भर नहीं करता है। वेग पर निर्भर नहीं करता है, चाहे कोई वस्तु तीव्र वेग से चले या फिर स्थिर, या फिर वस्तु कैसी हो, स्थिर हो। चलिए तो अगला पॉइंट चलते हैं। अगला पॉइंट है आपका आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण में क्या कहता है कि प्रकृति में प्रत्येक जो वस्तु है, प्रकृति में जो भी वस्तु है उस पर जो आवेश होगा वो कैसा होगा, वो आवेश एक पूर्ण गुणज के रूप में होगा। कैसा होगा? वो पूर्ण गुणज के रूप में होगा, पूर्ण संख्या गुणा होगा। अगर इस पर कोई आवेश है तो इस पर हो सकता है 1 इलेक्ट्रॉन, इस पर कोई आवेश है हो सकता है 2 इलेक्ट्रॉन, इस पर कोई आवेश है, ये कोई पिंड है, इस पर आवेश है तो 3 इलेक्ट्रॉन, ऐसे करके आवेश होगा। ऐसे नहीं होगा 1.5, ये गलत है। 1.5 इलेक्ट्रॉन, 2.5, ये गलत है। ठीक है ना? तो आवेश का क्वांटीकरण क्या कहता है, अगर हम किसी वस्तु पर कोई आवेश है या किसी पिंड पर कोई आवेश है तो उस पर जो आवेश होगा वो कैसा होगा, पूर्ण गुणज के रूप में होगा। तो आवेश के क्वांटीकरण से क्या मिला हमें, आवेश के क्वांटीकरण से क्या मिला कि जो आवेश होगा कौन, जो मूल आवेश कौन होता है, इलेक्ट्रॉन्स, वो किसी संख्या का पूर्ण गुणज होगा। या कैपिटल Q इक्वल टू से लिख सकते हैं, कैपिटल Q इक्वल टू प्लस माइनस का NE, प्लस माइनस का NE। N क्या होता है, नंबर ऑफ, N इज इक्वल टू लिख सकते हैं नंबर ऑफ रियल नंबर्स, या ऐसे लिख सकते हैं रियल नंबर्स, कोई भी ले सकते हैं, नेचुरल नंबर्स, जो भी आपका मन करे। ठीक है ना? प्लस माइनस क्या होता है, अगर देखो प्लस इस पर अगर ऐसे आ रहा है Q बराबर प्लस के नहीं, तो सीधी सी बात है इसने इलेक्ट्रॉन क्या किया हुआ, त्याग किया हुआ। जब इसने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया होगा तो बताओ ये कौन सा आवेश होगा, धनावेश। कैसा हो गया ये, धनावेश। अगर ऐसे आ रहा है Q बराबर माइनस का n, तो इसने क्या किया हुआ, माइनस का आ रहा है, नेगेटिव है, ऋणी है, तो इसने ग्रहण किए होंगे आवेश, तो ये क्या हो जाएगा, ऋण आवेश, नेगेटिव चार्ज। समझ में आ रहा है ना? इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स आएंगे। तो आपको क्या करना है, प्लस आ रहा है तो धनावेश, माइनस आ रहा है तो ऋण आवेश, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है? इससे आगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा और उसमें मैं आपको कूलाम का नियम
और उससे रिलेटेड डेरिवेशंस वो कराऊंगा मैं। और नेक्स्ट वीडियो में ही मैं आपको ये बताऊंगा आवेश के क्वांटिटी ग्राउंड पे जो एक जो भी न्यूमेरिकल्स है वो न्यूमेरिकल्स करा दूंगा मैं, और इसी से हम आगे बढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है ना। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए ताकि और भी बच्चों को पता चले कि मैं एक सिस्टमेटिक तरीके से हेडिंग वाइज कराते हुए मैं आपको ये पूरा सिलेबस यहाँ पे कराने वाला हूँ। ठीक है ना। चलिए, ओके, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।